नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात की गई है। जेपी नड्डा के साथ कई अहम विषयों पर भी चर्चा की गई है। पीएम मोदी से भी सीएम योगी ने मुलाकात की है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात की गई है। तो लगातार मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान आज सबसे पहले उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने मुलाकात की है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरा उनका काफी अहम माना जाता है, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ऐलान करना है और साथ ही साथ उसको लेकर एक बड़ी रणनीति का मंथन भी किया जाना है, क्योंकि आने वाले समय में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव है और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की इस चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है, उसको लेकर भी आज चर्चा की गई है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। कई विकास कार्यों को लेकर उत्तर प्रदेश में विकास की संरचना को लेकर भी आज बैठक में चर्चा की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और काफी अहम हो जाती है मुलाकात ऐसे वक्त पर जब प्रदेश को नया पार्टी का अध्यक्ष मिलना है। और साथ ही साथ आज लगभग 1 घंटे तक मुलाकात चली है सीएम योगी आदित्यनाथ की और पीएम मोदी की। और साथ ही साथ उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, अपने दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े नेताओं से मुलाकात की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा से मुलाकात की। स्वाति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ की इस मीटिंग को लेकर, इस बैठक को लेकर क्या कुछ मायने हैं स्वाति? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली है। इसके अलावा अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री हैं और तकरीबन 35 मिनट से दोनों नेताओं के बीच जो है वो बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है। और इसके बाद 7:30 बजे का वक्त है जब गृह मंत्री अमित शाह के आवास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। वहां पर अमित शाह के साथ बड़ी बैठक शुरू होगी। ये माना जा रहा है क्योंकि संगठन का चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश को अब तक बीजेपी का नया अध्यक्ष नहीं मिला है, तो संभव है कि नामों को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री के साथ जेपी नड्डा की इस वक्त चल रही हो। और इसके अलावा कैबिनेट विस्तार भी प्रदेश में होना है, इसको लेकर भी अटकलें तेज है। तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तीनों शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो ऐसे में संभव है प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट विस्तार को लेकर जो अटकलें चल रही हैं उसको लेकर बैठक में चर्चा हो। और इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री हैं और बैठक दोनों नेताओं के बीच चल रही है। इस बार का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात जब खत्म होगी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर बड़ी बैठक शुरू होगी। स्वाति, ये तय कर लिया जाए क्या, या मान लिया जाए कि अब जल्द ही वो समय आएगा, वो पल आएगा, वो घड़ी आएगी जब नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा? क्योंकि देखिए काफी लंबे समय तक मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई, जेपी नड्डा से मुलाकात की गई। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से और राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर प्रचार करने के लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं बिहार में उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये भी आज तय किया गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए संभव है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश को बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा और वो चेहरा कौन होगा उसको लेकर लगातार जो मंथन का दौर है वो चल रहा है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। और अभी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। अब कौन नया चेहरा होगा उसको लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो की जा रही हैं। इसके अलावा जो कई और मुद्दे हैं प्रदेश के, उसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जा रही है। और अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसी साल अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और स्टार प्रचारकों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड प्रदेश से होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की खुदकुशी के बाद परिजनों का गुस्सा भड़का। शुक्रवार रात छात्रा ने हॉस्टल में आत्महत्या की। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल
शनिवार को यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे छात्रा के परिजनों ने एचओडी, डीन, प्रोफेसर समेत 7 लोगों पर उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और धमकाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं आपको बता दें फिलहाल मामले में पुलिस ने 2 प्रोफेसर को हिरासत में लिया और इसी बीच विभाग के एचओडी के सामने आने पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और साथ ही परिजन एचओडी से सवाल जवाब करते हुए हाथापाई करते हुए नजर आए। इसका वीडियो भी सामने आया, देखिए जरा, ये वीडियो चल रहा है जो एचओडी के साथ किस तरीके से उसकी पिटाई कर दी गई। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा के सुसाइड का ये पूरा मामला सामने आया है। छात्रा ज्योति नाम बताया जा रहा है जिसने परेशान होकर सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में लिखा कि अगर मेरी मौत हुई तो इसके लिए पीसीपी और साथ ही डेंटल मेडिकल के टीचर जिम्मेदार होंगे। महेंद्र सर और शेरी मैम मेरी मौत के जिम्मेदार हैं और मैं चाहती हूं कि वे जेल जाएं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, मुझे अपमानित किया गया है, उनकी वजह से मैं लंबे समय से डिप्रेशन में हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन्हें यही सब सहना पड़े। सॉरी, मैं अब और नहीं जी सकती। उसके बाद देखिए सफाई सामने आई है, यूनिवर्सिटी की सफाई सामने आई। शारदा यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के सुसाइड का मामला घटित हुआ। हमारी संवेदनाएं मृतक छात्रा के परिवार के साथ हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिसकी भी जिम्मेदारी होगी उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी गई है। साथ ही ये भी लिखा गया कि हमने 2 आरोपी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए शारदा यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला सामने आया है और उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। भारत समाचार के सवाल हैं कि क्या गिरफ्तारी से धुल जाएंगे दाग? क्या स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है यूनिवर्सिटी का कैंपस? और साथ ही साथ सुरक्षा, काउंसलिंग, एंटी हैरेसमेंट सिस्टम कहाँ है जो निर्माण किया जाता है हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए की फीस, लेकिन भरोसा जीतने में आखिर ये कॉलेज क्यों फेल हैं? आखिर कब तक हैरेसमेंट की भेंट चढ़ती रहेंगी बेटियां? ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए आखिर कब तक हैरेसमेंट की भेंट चढ़ती रहेंगी बेटियां, एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए ज्योति के साथ जो कुछ हुआ उसके चलते परिवार के साथ भारत समाचार की संवेदनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सख्त कदम शारदा यूनिवर्सिटी पर भी उठाया जाना चाहिए। इस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आई हैं और जितना ढीला रवैया प्रशासन का सामने आया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से बात की जाए तो छात्रा ने अपनी जान दे दी। ज्योति नाम बताया जा रहा है और उसने प्रशासन पर गंभीर आरोप जड़े। अभी बैठ जाओ यहाँ पे। कॉलेज प्रबंधन अपनी मस्ती में मस्त है, ना कोई बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है। पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है, जबकि उसकी रूममेट बच्ची ने बताया था कि उसका रूम खुला हुआ था, उसकी हैंगिंग के लिए कोई नीचे सपोर्टिंग सिस्टम नहीं था। फिर उसकी किसी ने हत्या की है। अगर हत्या की है तो आप उसकी जांच करो, उन दोषियों को तुरंत जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जा सकती है वो दो। यूनिवर्सिटी की खुली मनमर्जी चल रही है, खुली लगाम है कि ये किसी से बात करने को तैयार नहीं है, किसी को कुछ नहीं समझते हैं, अपने बड़े नेताओं से संबंध बताते हैं। और कॉलेज में बच्चों को इतना हरेसमेंट, इतना टॉर्चर किया जाता है कि जो बच्ची 1 हफ्ते पहले अपने पापा के साथ आकर यहाँ मामला शांत हो गया था, बार बार उसे टॉर्चर करना, उसे सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया। ये क्या तरीका है? मेरी बेटी को मारा गया है टॉर्चर करके। ये हमने जिम्मेवारी ली कि आपकी बेटी है तो मेरी बेटी है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। पिछले मंडे से लेके आज शुक्रवार को मेरी बेटी को इतना टॉर्चर किया गया है कि बेटी लटकाई गई है, मारी गई है। मेरी बेटी खुद से नहीं मरी। पीसीपी की जो मैम है उनका नेचर ऐसा ही है, वो हमेशा बच्चों को ऐसे ही परेशान करती हैं। तो आप चले जाओगे बार बार कोई भी चीज़ बना के ले जाओगे तो वो बार बार उन्हें कहेंगे इसमें ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। अगर उनकी बातें मानोगे
पॉइंट टू पॉइंट तो वो सब चीज़ करती हैं, नहीं तो फिर वो बच्चे को परेशान करते हैं और ऐसी धमकी और देती हैं कि फेल कर देंगे, यहीं लटका के रखेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। इसी बच्चे से बच्चा प्रेशर में आ जाता है और फिर बच्चा कोई ना कोई तो कदम लेगा। बहुत से बच्चे ऐसे अपने घरों से आ रहे हैं कि उन पर फीस ही बड़ी मुश्किल से भरी जा रही है, तो बच्चा परेशान हो ही जाएगा, माँ बाप को क्या बताए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो ये मामला कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। चलिए लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है और धर्मांतरण पर यूपी पुलिस का हंटर चलता हुआ नजर आया है। 6 राज्यों में ये गैंग सक्रिय था और साथ ही साथ आपको बता दें कि 6 राज्यों से गिरफ्तारी की गई है। ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि कांवड़ियों ने रेलवे स्टेशन पर फौजी को पीट दिया, जहां पर फर्श पर लेटाकर उसको लात घूंसों से पिटाई की गई है। टिकट लेने को लेकर फौजी से कहासुनी हो गई, तो वहीं पुलिस ने 7 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कांवड़ियों पर मुकदमा दर्ज किया है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर फौजी की पिटाई की गई है। पुलिस ने 7 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। एक फौजी के साथ बदसलूकी की गई, कांवड़ियों ने फौजी को पीटा और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सच में सवाल खड़े कर देती हैं कि आखिर कांवड़ियों के वेश में कौन ये लोग हैं जो इतने ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। देखिए जरा कांवड़ियों के रूप में आखिर कौन ये लोग हैं जो हिंसक हो जाते हैं। फौजी की किस तरीके से पिटाई की जाती है टिकट लेने को लेकर, ये मामूली बात थी और उसके बाद पिटाई जो की गई उसमें जो फौजी था वो बुरी तरीके से घायल हो गया। 7 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांवड़ियों ने फौजी को पीटा है और देखिए जरा जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सच में सवाल खड़े कर देने वाली हैं कि आखिर ये कांवड़ियों के बीच में कौन है। ये भोलेनाथ के भक्त तो नहीं कहे जा सकते। देखिए सर फिलहाल कार्रवाई कर ली गई। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से। पवन, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से ये कौन लोग हैं जो कांवड़ यात्रा के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं? कौन ये लोग हैं जिन्होंने मामूली बात को लेकर इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वो अधमरी स्थिति में हो गया? देखिए ये कांवड़ यात्रा के नाम पे हिंसक लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, जगह जगह मार पिटाई कर रहे हैं और इनसे आम जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। उसी का नतीजा है कि आज एक जो वर्दी में जवान सीआरपीएफ का जवान मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है और टिकट को लेकर के थोड़ी बहुत कहासुनी होती है। इसमें जितने भी कांवड़िया थे वहाँ कांवड़िया के रूप में जो लोग थे वो आते हैं और इसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई करते हैं और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 20 मिनट तक ये हंगामा करते हैं। हंगामे के बाद वहाँ पे जब जो सीआरपीएफ का जवान था भाग करके पुलिस चौकी पहुँचता है, आरपीएफ की पुलिस चौकी पहुँचता है। वहाँ से जो आरपीएफ के सिपाही दरोगा प्रभारी थे वो दौड़ के आते हैं और इन कांवड़ियों को जो बाकी यहाँ पे यात्री थे उन्होंने भी इन कांवड़ियों की शिकायत की है कि जब से ये यहाँ पे बैठे हैं लोगों के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, लोगों को फक्तियां कस रहे हैं। तो इन कांवड़ियों पर तकरीबन 7 की संख्या में आरपीएफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, इनको गिरफ्तार किया गया है। बाकायदे इसकी सूचना जनपद के पुलिस विभाग को भी भेजी गई है और इनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका पवन। मामला आज सुबह 9:30 से 9:45 के बीच का है। एक सीआरपीएफ के जवान थे जो अपनी ड्यूटी के लिए ब्रह्मपुत्रा मिल को पकड़ने के लिए आए थे। उन्हीं के साथ कुछ वर्दीधारी जो है लाल ड्रेस में लड़के थे, उनका आपस में विवाद हुआ है और इस संबंध में हम लोगों के द्वारा 7 आरोपियों को जो है हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर यूपी पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रैकेट के तार आतंकी संगठन आईएसआई से भी जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो संगठित धर्मांतरण नेटवर्क का हिस्सा थे। आरोपी कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कराते थे। आगरा में 2 लड़कियों के लापता होने के बाद शुरू हुई जांच ने इस रैकेट की पोल खोल दी है। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने पूरे मामले की पुष्टि की है। हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। और मेरठ का बदर सिद्दीकी लब जिहाद और मानव तस्करी का बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है। छांगुर गैंग का एक चॉकलेटी बॉय कई हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराता और खाड़ी देशों में भेज देता था। तो वहीं आपको बता दें फिलहाल अब सऊदी अरब में है। पीड़ित परिवार अब पुलिस से संपर्क में है। उत्तराखंड की आशा नेगी भी बदर की शिकार बनी। तो वहीं भारत समाचार के पास दोनों के कई फोटो वीडियो हैं, जिनमें वो नाव की सवारी करते हुए दिख रहे हैं। आशा ने बदर से निकाह कर लिया था और परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था। देखिए मेरठ से नरेंद्र प्रताप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। में एक बदर सिद्दीकी नाम का जो छागुर बाबा का एजेंट था, उसके शिकार 2 परिवार मिले हैं, जिनमें से एक प्रीति त्यागी का परिवार है। प्रीति त्यागी बताया जाता है कि खाड़ी देश में इस समय मौजूद है और वहीं पर बदर सिद्दीकी रहता है। इसके अलावा एक दूसरा परिवार आशा नेगी का मिला है। आशा नेगी 2018 से मिसिंग हैं और उनकी तलाश में जो शिकायत की गई थी पुलिस को, उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ आशा नेगी के जो भाई हैं संजय, वो मौजूद हैं। आप ये बताइए कि वो मिसिंग कब से हैं और किस तरीके से मिसिंग हुई? सर लास्ट टाइम मेरी मुलाकात यहाँ पे आई भी थी, वो जून 2018 में। उसके बाद से गई, उसके बाद से नहीं आई। उसके बाद से हमारी जो बात हुई है व्हाट्सएप पे हुई है, चैटिंग के थ्रू हुई है। और हमें कुछ डाउट भी था कि ये कोई और फ़ोन यूज़ कर रहा। हमने कई बार उसको बोला कि हमें वॉइस कॉल कर, वीडियो कॉल कर, लेकिन वो नहीं करती थी। घर से वो कब से दूर थी? घर से 3 साल पहले, 3 साल से वो दिल्ली नोएडा में थी जॉब पर। 2015 से? हाँ जी। और आना जाना था, राखी पे आती थी, वैसे भी हर 2-3 महीने में आती रहती, बच्चों के बर्थडे पे आती थी। तो क्या वहाँ पे क्या काम करती थी? वो सुभारती का चैनल था न्यूज़ का। हाँ। उसमें आचार थी। अच्छा, उसके बाद वही चैनल उधर नोएडा में शिफ्ट हो गया? हाँ, नोएडा शिफ्ट हो गया था, तो 3 साल वहाँ रही। उससे पहले 3 साल 2-3 साल यहाँ भी मेरठ में भी गई है। सुभारती का जो वो था। शादी की थी उन्होंने? शादी नहीं की, उसका सगाई कराई थी यहीं पर। उसके बाद ये बदर सिद्दीकी दोबारा उसकी लाइफ में आया, जो भी इनकी नज़दीक है बड़ी। इसके बाद फिर उसने ये रिश्ता, सगाई का रिश्ता तोड़ दिया था। सगाई किसी और से कराई थी? हाँ, वो हमने अपने घर के मतलब फैमिली के उससे कराई थी। तो हमने अपने उससे कराई थी सगाई। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसकी लाइफ में वो दोबारा आ गया। उसने बहला फुसला के उसको कहा कि शादी मत करिए, उसने शादी के लिए मना कर दिया। बदर सिद्दीकी से उनका संपर्क कैसे हुआ? ये पहले बहुत स्टार्टिंग 2008 की बात है शायद। ये आप जो एयरटेल का ऑफिस है, वहाँ पे कॉल सेंटर में काम करती थी। अच्छा। तो वहाँ से मुलाकात हुई थी। वहाँ से इनके फ्रेंडशिप वगैरह, साथ में जॉब करते थे। तो उसके बाद एक आध साल उनकी फ्रेंडशिप रही। उसके बाद जो भी था ख़त्म हो गया था। फिर बदर सिद्दीकी क्या काम करता था उस समय? उस टाइम मेरठ में वो था जिम ट्रेनर। और क्या नोएडा में भी वो उनके साथ रहा? हाँ, नोएडा में जिम ट्रेनर था वो। अच्छा, अब आपको कैसे पता लगा कि जो झागुर बाबा का अवैध धर्मांतरण वाला गैंग है उससे बदर सिद्दीकी जुड़ा हुआ है? हमें तो जब न्यूज़ में देखा हमने कि उसका राइट हैंड वही है बदर सिद्दीकी, तो हमें थोड़ा डाउट हुआ।
कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और बलरामपुर में धर्मांतरण प्रकरण से जुड़े मामले में अब यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छांगुर के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार आरोपियों में शाहबुद्दीन और सबरोज शामिल है, जो लंबे समय से वांछित थे। एटीएस टीम ने दोनों को बलरामपुर से दबोचा और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी जबरन धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय थे और छांगुर के करीबी सहयोगी हैं। एटीएस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। और मथुरा से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि मथुरा में नगर विकास मंत्री के शर्मा पहुंचे। बांके बिहारी मंदिर में शांतिपूर्वक पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। भक्तिभाव से लीन होकर ठाकुर जी के दर्शन किए तो वहीं प्रदेश की समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। श्रद्धालुओं ने भी मंत्री के प्रति आभार जताया। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की है। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल श्रद्धालुओं ने भी मंत्री के प्रति आभार जताया है और बांके बिहारी जी के मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल भक्ति भाव से लीन होकर ठाकुर जी के दर्शन पूजन किए। तो मंत्री के शर्मा बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और साथ ही उन्होंने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया ठाकुर जी का। शांतिपूर्वक पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तो भक्ति भाव से लीन होकर ठाकुर जी के दर्शन किए हैं। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मथुरा पहुंचे हुए थे मंत्री के शर्मा और जहां पर उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की है। और सावन मास की इस कांवड़ यात्रा में इस बार आस्था, भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से पवित्र जल लेकर शिव भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच कांवड़ियों का जल सैलाव मर रहा है। कोई भी भक्त अपने कंधे पर बाबा भोले की मूर्ति लेकर चल रहा है तो कोई 91 लीटर तक का कलश उठाए हुए है। प्रशासन की सतर्कता और स्थानीय लोगों की सहयोग से ही इस यात्रा को सुरक्षित और भव्य बनाया जा रहा है। तो वहीं ये कांवड़ यात्रा भक्ति, सेवा और समर्पण का जीवन तस्वीर बन गई है। इस समय मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर मौजूद है और हमारे ठीक पीछे ये शिव भक्त है जो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। 91 लीटर और 51 लीटर जो पवित्र गंगा जल है वो ये शिव भक्त अपने अपने गंतव्य की ओर लेकर जा रहे हैं। इन शिव भक्त से बात करेंगे कांवड़ियों से कि ये कहाँ जा रहे हैं और क्या कुछ इनकी मन्नतें हैं भगवान शिव को लेकर। जिस तरह से ये इतना जो 51 लीटर जल है। भाई क्या नाम शिव भक्त बोले आपका? शिवा। शिवा, कहाँ जा रहे हो भाई? बागपत। अच्छा, कितना ये जल है और कब आपने हरिद्वार से उठाया था? ये 91 लीटर जल है और हमने 14 तारीख में उठाया था सुबह के 7 बजे। इतना जल उठाकर चलने का आखिरकार क्या कारण है? बस इच्छा थी, अब गाँव में सबसे ज्यादा जल लेके जाना है। एक ने कही थी मार्च में हम 81 लीटर लेके आ रहे हैं तो हम 91 लीटर लेके आए हैं जल। किस तरह की यात्रा रही? यात्रा अभी तो भी बढ़िया चल रही है भोले की कृपा से, बाकी आगे देखेंगे। क्या कितनी कठिनाई होती है जब 91 लीटर जल अपने कंधों पर ले जाया जाता है? तो कठिनाई तो हो गई है थोड़ी बहुत सर, लेकिन ये भोले बाबा साथ है तो कठिनाई क्या कुछ नहीं है। कठिनाई सब बढ़िया चल रहा है एकदम। 91 में क्या अगर 121 बोतल से भी लेके जाते हैं। ये देखिए एक शिव भक्त है, भगवान शिव को अपने कंधे पर लिए हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे। बोले क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। बोले कहाँ से आप आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मुजफ्फरनगर के पास अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि भगवान शिव को ही आपने अपने कंधे पर अपनी श्रद्धा है। बोले अपनी श्रद्धा है।
अब ये भी जल लेकर आ रहे हैं, हमने भी जल रखा हुआ है, बस बाबा का लाने का मन था, लेके जा रहे हैं। अच्छा, क्या कोई मन्नतें मांग रखी है? बोले कुछ मन्नत नहीं। अच्छा, कौन सी कावड़ लेकर आ पा रहा है? ये मैं 7वीं कावड़। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। तो देखिए, तस्वीरें हैं भक्ति भाव की, श्रद्धा भाव की, जहां पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन का सहयोग और दूसरी तरफ कांवड़ियों की भक्ति। तो खबर मुजफ्फरनगर से सामने आई है, जहां पर किस तरीके से कांवड़िए अपने कंधों पर जल लेकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लंबी लंबी यात्राएं तय करके जल भरकर पहुंच रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है। तो करीब 1 घंटे तक पीएम और सीएम के बीच में बैठक चली है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, आज कई विषयों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी आज मंथन जरूर किया गया है। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत।